इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो प्राइमरली दो तरह के जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो होते हैं जो कि मार्क 5 से ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होंगे। अगर इस तरह के सिस्टम की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, स्पेशली अगर हम भारत के लिए देखते हैं तो यहाँ पे जो बैटलफील्ड है वो काफी कंटेस्टेड है, हेवली गार्डेड है हमारे LSC और LSG दोनों तरफ। तो उस तरह के एरिया को पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो क्रूशियल रोल निभाएंगे। इनके पास पर्याप्त स्पीड होगी, मनूवर करने की क्षमता होगी, ये किसी भी ADS को भेद पाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान के केस में अभी हाल ही में उन्होंने जो HQ-19 है वो प्रोक्योर करने को वो देख रहे हैं, तो उस तरह के ADS को आसानी से भेद पाएंगे। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो रिएक्शन टाइम का है। जो हाइपरसोनिक वेपन होते हैं वो एनिमी को अलाउ ही नहीं करेंगे कि उनके पास रिएक्शन टाइम हो इसको एलिमिनेट करने के लिए। जो भी दूरी है 400-500 किलोमीटर की इंडो पाक बॉर्डर पे, उसको ये कुछ मिनटों में ही कवर कर लेगा, 2 से 2.5 मिनट में। और इतना टाइम काफी कम है किसी भी ADS के लिए कि वो इस तरह के वेपन को ट्रैक करे और सैम को फायर करके एलिमिनेट करे। तो रिएक्शन टाइम कम होगा उनके पास। अगला जो फैक्टर है वो ग्लोबल रीच का है, मतलब आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में इस वेपन से पहुंच सकते हो क्योंकि जो टाइम है वो कम लगेगा। तो 40 मिनट के अंदर आप कहीं भी टारगेट कर सकते हो किसी भी कंट्री में। तो टेक्निकली कहा जा सकता है कि फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, जो डेटरेंस है उसको बढ़ाएगा। पर्टिकुलरली अगर आप देखते हो करंट मिलिट्री डोमेन में जहाँ पे आप न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर सकते, तो उस केस में जो इस तरह के वेपन है वो आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने आवश्यकता अनुसार एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट है उनको कन्वेंशनली हिट कर पाओ। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे वो नॉन बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं, मतलब 25 से लेके जो 95 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है उसी के बीच वो ट्रैवल करेंगे। और इतने हाई मार्क नंबर पर ट्रैवल करते हुए इनके पास क्षमता होती है कि खुद को ये मनूवर करते हैं, और ये चीज इसको अलाउ करेगी कि अपने पाथ में चलते वक्त ही अगर चाहें तो जो टारगेट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे किसी भी कंटेम्परेरी रडार के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल हम सभी जानते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, उस पे उसको ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना आसान होता है। उसके बनिस्पत जो हाइपरसोनिक है उनको ट्रैक करना काफी मुश्किल है। अगर हाइपरसोनिक वेपन को अगर इंटरसेप्ट करना चाहते हो तो या तो उसको बूस्ट फेज में पकड़ लो, या फिर जब वो ग्लाइड कर रहा हो और ग्लाइड करके एंड गेम में आ रहा हो तो वहाँ पे कुछ जो विंडो है रडार के लिए, छोटी सी विंडो वो उपलब्ध रहती है, वहाँ पे उसको पकड़ा जा सकता है, और वो जो टास्क है काफी मुश्किल रहेगा। सो उसके लिए भी जो स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे उनके भी जो बूस्टर होंगे वो कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही होंगे। मतलब यहाँ पर जो रीएंट्री व्हीकल के रूप में जो ग्लाइड व्हीकल है या फिर जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का व्हीकल है वो रहेगा रीएंट्री व्हीकल के रूप में। तब जब वो इनिशियली लॉन्च होगा, बूस्ट फेज में होगा, तो वहाँ पे उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन एक बार जो सेपरेशन है वो हो गया, क्रूज मिसाइल के केस में जो स्क्रैमजेट है वो ऑन हो जाएगा, और ग्लाइड व्हीकल के केस में जैसे वो सेपरेट होगा तो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर एंटर करके पूरे एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो जब वो ग्लाइड कर रहा होगा तो वो ट्रैकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड है ये 25 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड रहेगा। तो इस ऑल्टी पे जो रडार की ट्रैकिंग है वो आसान नहीं रहेगी। लेकिन जो छोटा सा विंडो है लॉन्ग रेंज रडार का वो इसको डिटेक्ट कर भी लेता है, तो जो HGV है वो किस तरफ जा रहा है वो पता नहीं क्या आ सकता। अगर इन दोनों सिस्टम की बात करते हैं, HGV की और HCM की, तो जो HGV होते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं वो अनपावर्ड होंगे, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में ग्लाइड करते हैं। उनको जो इनिशियल बूस्ट है वो अग्नि जैसे किसी बूस्टर से मिल जाएगा। कई केस में पॉसिबिलिटी होती है कि जो छोटा प्रोपल्शन यूनिट है वो दे दिया जाए इस तरह के ग्लाइडिंग व्हीकल में, ताकि वो एंड गेम में अपने आप को और भी मनूवर कर लें। नहीं तो बिना प्रोपल्शन के भी यहाँ पे जो फिन और विंग दिए गए होते हैं उनसे अपने आप को मनूवर कर पाते हैं। आमतौर पे यहाँ पे जो प्रोपल्शन यूनिट होगा वो इसलिए दिया जाता है ताकि ये अपने आप को ओरिएंट कर सके, मतलब ये पाथ पे ट्रैवल करते टाइम जो ओरिएंटेशन है वो ठीक हो, जैसे कि जो वर्टिकल फिन है वो ऊपर हो, वो फ्लिप साइड ना हो। तो जिस तरह की ओरिएंटेशन है वो स्मॉल प्रोपल्शन से आप कर लोगे, जो कि दिया गया होता है इन्हीं चीजों के लिए। वहीं पे जो डायरेक्शन कंट्रोल है वो भी ये कर सकता है। तो एक बड़े रॉकेट पे माउंट होते हैं आमतौर पर जो ग्लाइड व्हीकल होंगे। हमारे भारत के केस में जो ध्वनि है, ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये मोस्ट प्रोबेबली जो एक अग्नि 5 बेस्ड बूस्टर है फर्स्ट और सेकंड स्टेज उसका इस्तेमाल करने जा रहा है, जो कि यहाँ पे ध्वनि को प्रोपेल करेगा हाइपरसोनिक स्पीड तक। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अग्नि मिसाइल की स्पीड है वो 25 मार्क से ऊपर की है, तो उस मार्क नंबर तक ले जाके प्रोपेल करेगा। लेकिन जैसे ही सेपरेशन होगा तो जो फ्री फॉल है वो भी होता हुआ दिखेगा, और इतने हायर स्पीड पे हायर मार्क नंबर पे फ्री फॉल होता है। अगर वो जो मार्क नंबर है कुछ रिड्यूस भी हो जाता है तब भी जब टारगेट के पास आ रहा होगा तो जो ग्रेविटी का सपोर्ट है वो भी इसको मिल रहा होगा। यहाँ पे उम्मीद किया जा सकता है कि जो स्पीड होगी वो 20 मार्क से ऊपर की ही होगी। तो जो अग्नि वाले बूस्टर होंगे वो इसको लेके जाएंगे 25 से 95 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे, और वहां पे जाके जो सेपरेशन है वो देखने को मिलेगा। तो जो उसके बाद ध्वनि है, ग्लाइड मॉड्यूल है, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए जो लिफ्ट है वो जनरेट करेगा। अब इसके मॉड्यूल पे हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरह से जो लिफ्ट का जनरेशन है वो होने वाला है। और जब ये लिफ्ट जनरेट करेगा तो जो उसका नोज है वो अपवर्ड जाएगा, देन जो ग्लाइडिंग पाथ है वो ये फॉलो करने लगेगा। तो जैसे ही जो नोज है अपवर्ड जाता है तो उसके बाद जो इक्विलिब्रियम है वो ये गेन कर लेगा।
तो ये बेसिक फंडा HGV के लिए। अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करेंगे जो कि HSTDV पे काम करेगा, तो इस तरह के जो क्रूज मिसाइल होंगे इनकी भी जो लॉन्चिंग है एक बूस्टर के थ्रू ही होगी, वो रॉकेट बूस्टर ही होंगे। इसके बूस्टर के साथ जो टेस्ट फायरिंग है वो कई बार हो भी चुके हैं। और यहाँ पे जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी होंगे ये 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो ऑल्टीट्यूड है उसमें ज्यादातर ट्रैवल करते हैं। जो रॉकेट बूस्टर होंगे वो 2 स्टेज के होंगे, पहला सॉलिड रॉकेट हो गया और जो सेकंड स्टेज में स्क्रैमजेट है वो रहेंगे। तो जो उसके बूस्टर होंगे उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे लेके जाएंगे जहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सफिशिएंट अचीव होने के बाद जो फेयरिंग है, जो स्क्रैमजेट इंजन है उसके इनलेट पे सफिशिएंट प्रेशर आ जाने के बाद स्क्रैमजेट इंजन काम करेगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो बूस्टर है वो इसको सुपरसोनिक स्पीड पे लेके आ जाएंगे। और जब एक बार जो स्क्रैमजेट इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है तो ये मार्क 6 से ऊपर की जो स्पीड है वो अचीव करेगा और इस पर्टिकुलर स्पीड को ये मेंटेन किए रहेगा जब तक कि टारगेट के पास नहीं पहुंचता। तो जो पॉसिबिलिटी है 1200 से 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने की 10 से 12 मिनट में वो यहाँ पे रहेगी। तो जो HCM होंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगे, वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से कम ऑल्टी पे फ्लाई करते हैं। मतलब 20 से लेके 40-50 किलोमीटर जो दूरी है ऑल्टीट्यूड में उसी के बीच में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। जबकि जो ग्लाइड व्हीकल्स हैं वो 30 से लेके 100 किलोमीटर की दूरी है, 95 किलोमीटर की दूरी है, उनके बीच में वो रहेंगे। तो इस तरह के वेपन को बनाने के पीछे जो मोटिव है वो ये भी है कि ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दुनिया में किसी भी एनिमी को विदिन 1 आवर आप स्ट्राइक कर सकते हो। अगर ध्वनि की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इसके शेप की बात करेंगे तो ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। 4 तरह के जो शेप हैं लाइट व्हीकल्स के वो देखने को मिलते हैं। जो पहला होगा वो कॉनिकल बॉडी होगा जहाँ पे जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो तकरीबन 2 के अराउंड होगा। वहाँ पे जो अच्छा खासा कंट्रोल है वो मिल जाएंगे। जो फिन है वो दिए गए होते हैं। जो इस तरह के सिस्टम है वो DRDO के BM4 में हम देख चुके हैं। जो अगला डिजाइन है वो डेल्टा विंग बॉडी है। DRDO के जो LRASHM है वो भी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। तो इस तरह की बॉडी हमने वहाँ पे देखी थी जहाँ पर जो डेल्टा विंग्ड बॉडी है वो दी गई है। इसका जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होगा वो 3.5 से लेके 4 के अराउंड होगा और यहाँ पे भी जो कंट्रोल है वो मिलेंगे। जो फिन्स है वो दिए गए होते हैं। फिर जो विंग्ड बॉडी है वो देखने को मिलते हैं। इसमें एक फ्यूजलाज के साथ जो विंग है वो अटैच होता है। जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो मिलेगा वो यहाँ पे हाई मिलेगा, 4 और 4 से ऊपर मिलेगा और यहाँ पे भी जो कंट्रोल है वो रहेंगे क्योंकि जो विंग है वो दिए गए हैं। तो ये जो डिजाइन है वो एरोडायनामिक लिफ्ट को मैक्सिमाइज करेगा और जो लॉन्गर ग्लाइड डिस्टेंस है मनूवर करने के साथ वो मेंटेन करेगा। जो अगला है वो ब्लेंडेड विंग बॉडी है। कुछ वैसा ही DRDO भी इस्तेमाल कर रही है ध्वनि के साथ। ब्लेंडेड विंग बॉडी है वहाँ पे भी। जो रशियन एवनगार्ड है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। जो सीमलेस इंटीग्रेशन है विंग और फ्यूजलाज का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सिंगल यूनिट के रूप में ये दिखते हैं इसके विंग के साथ और जो एरोडायनामिक सरफेस होगा वो कॉन्टिन्यूअस दिखेगा। जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो 3.5 से लेके 5 तक जाता है। सिंस यहाँ पे जो विंग है और वर्टिकल फेन है वो भी हो सकते हैं। तो जो कंट्रोल्स है आपको हायर मिलेंगे। ये जो डिजाइन है वो शॉकवेव को यूटिलाइज करके जो ड्रैग है उनको कम करेगा और जो लिफ्ट है वो बढ़ेगी। ये जो पर्टिकुलर डिजाइन है वो ऑलवेज स्टाइल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये रहेगा कि जो अच्छा लिफ्ट है उसको आप कंबाइन करते हो लोअर ड्रैग के साथ और जो स्टाइल्दी कैरेक्टर है वो भी मेंटेन करते हो। अगर हम ध्वनि के और भी फैक्टर की बात करते हैं जो कि फीचर भी होंगे और कहीं ना कहीं जो चैलेंज है वो DRDO ने ओवरकम किया होगा उसको भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो ध्वनि को कुछ मंथ पहले ही देखा गया था एक स्पेशल एग्जीबिशन के टाइम पे जहाँ पे जो इसके लेंथ है वो अनुमानित तौर पे 8 से 9 मीटर के बीच में थी। काफी लंबा व्हीकल दिख रहा था जहाँ पे जो चौड़ाई थी वो 2.5 मीटर के अराउंड दिख रही थी। सिस्टम अनुमानित तौर पे 2029 तक ट्रायल में जाएगा। अभी जो प्रोटोटाइप है वो बनाए जा रहे हैं। प्रोटोटाइप बनाते वक्त जो स्टेल्थ ज्योमेट्री है वो मेंटेन की गई है। ज्यादातर जो सरफेस है वो एक एंगल पे है। जो वर्टिकल प्रोफाइल है वो काफी कम रखी गई है जिससे कि जो RCS है ओवरऑल वो कम रहेंगे। और वैसे भी जब ये ट्रैवल कर रहा होगा लो ऑल्टी पे 30 से 60 के बीच में तो वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा होगा एनिमी के रेडार्स को। तो जो स्टेल्थ ज्योमेट्री है वो ये मेंटेन करेगा। जो अगला फैक्टर है वो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है उसको ऑप्टिमाइज किया गया है इसके डिजाइन में। इस तरह की जो ब्लेंडेड बॉडी है वो वेव ड्रैग को रिड्यूस रखेगा और जैसे ही जो वेव ड्रैग है वो कम रहेंगे, ड्रैग कम रहेगा तो जो टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। ज्यादातर जो कंटूर्स हैं वो स्मूथ रखे गए हैं जिससे कि जो शॉक वेव का कंसंट्रेशन है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो ना बने, नहीं तो जो फिजिकल डैमेज है उस पर्टिकुलर एरिया का वो हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ज्यादातर जो यहाँ पे कंटूर है वो स्मूथ है। यहाँ पे जो लो ड्रैग कोफिशिएंट है वो मेंटेन किया गया है। तो इसकी वजह से जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो कम रहेगा और किसी भी हाइपरसोनिक व्हीकल में अगर लिफ्ट को आपको बढ़ाना है तो जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो हाई रखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि जो फ्लैट प्लेट होते हैं उनका जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होगा वो हाईएस्ट मिलेगा। लेकिन आपको हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करना है तो जो उसको एक शेप है वो देना पड़ेगा क्योंकि जो फ्लैट प्लेट है वो प्रैक्टिकल तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का जो वॉल्यूम है उसके अंदर वो आप डाल नहीं सकते। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रोपल्शन है वो इसके अंदर रहेंगे। तो उसकी जगह बनाने के लिए जो बॉडी है वो फ्लैट तो नहीं रह पाएगी लेकिन वो जो फ्लैट का कैरेक्टर है वो आपको चाहिए जहाँ पे जो हाईएस्ट लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो आपको मिलता है। तो जितना हो सके उतना जो डिजाइन है वो रियलिस्टिक रखा जाता है। तो जो फ्रंटल एरिया है वो काफी कम रखोगे आप डिजाइन करते हुए जिससे कि जो स्ट्रीमलाइंड शेप है वो आप अचीव कर सको और सरफेस एरिया आप कम रख सको। विंग एरिया बहुत छोटा रखोगे। यहाँ पे ब्लेंडेड है तो वो ऑलरेडी छोटा है ध्वनि के केस में, लेकिन जो फ्यूजलाज है उसका आपने इस तरह शेप दिया है कि वो लिफ्ट को जनरेट करेगा, एडिशनल लिफ्ट को जनरेट करेगा।
सो जो मैक्सिमम लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है इस तरह के व्हीकल में वो 5.5 का अचीव कर सकते हो, लेकिन जो एंगल ऑफ अटैक है नोज का वो भी काफी मैटर करेगा। अगर जो एंगल ऑफ अटैक वो 4 डिग्री के अराउंड रहता है तो ये जो मैक्सिमम LDR है, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है, वो आप अचीव करोगे। सो जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मार्क नंबर के, तो आपको दोनों को बैलेंस भी करना है क्योंकि आपको हायर मार्क नंबर भी चाहिए और जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो भी सफिशिएंट चाहिए। सो इन दोनों को बैलेंस करते हुए ये जो शेप है वो अचीव किया गया है, जहाँ पे जो कंप्रेशन लिफ्ट है वो आपने मेंटेन किया है स्टेबिलिटी को बनाए रखते हुए। सो यहाँ पे जो कंप्रेशन लिफ्ट है वो की रोल निभाता है दोनों जैसे हाइपरसोनिक व्हीकल को बनाने में। बेसिकली जो इस तरह के लिफ्ट होंगे वो उस प्रेशर से जनरेट होंगे जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ने ट्रैप किया होता है अपने नीचे, तो उस प्रेशर पे उस शॉक वेव पे ये राइड करते हुए ऊपर चलता है। जब जो शॉक वेव है वो उसको दोनों तरफ से पुश करेगी तो ये आगे प्रोपेल होगा। तो आप कह सकते हो कि शॉक वेव के ऊपर ये ट्रैवल करने लग जाएगा, वो चीज इसको हेल्प करेगी हाइपरसोनिक स्पीड को और अचीव करने में। तो इनिशियली जब ये ट्रैवल करेंगे तो जो एक स्ट्रॉन्ग बो शॉक है वो इसके सामने इसको मिलेगा। जो भी एयर सामने से आ रही होगी जल्दी हट नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होगी वो काफी हायर होगी। तो जो इंटेंस एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी और जो शॉक वेव है आमतौर पे जो लीडिंग एज है वहाँ पे अटैच रहते हैं, अब वो चाहे टिप हो या फिर जो विंग है वो हो। और ये जो ट्रैप्ड एयर है वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस प्रेशर की वजह से जो अपवर्ड लिफ्ट है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है कंप्लीट विंग के शेप पे वो नहीं रहेगी, जो लिफ्ट है शॉक वेव से वो भी आपको मिल रही होगी। फिर से आते हैं ध्वनि पे, तो यहाँ पे जो लिफ्ट टू ड्रैग कोफिशिएंट है वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है। जो बॉडी है वो ब्लेंडेड है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। प्रोफाइल काफी स्लीक है और इसकी वजह से जो हायर लिफ्ट है वो जनरेट होगी और लिफ्ट आपके पास सफिशिएंट रहेगा। तो जो फ्लाइट है सेपरेट होने के बाद बूस्टर से वो और लंबी रहेगी, तो मतलब जो आवश्यकता है प्रोपल्शन की वो आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी अगर जो आपका डिजाइन है वो इस तरह का है। तो ये जो रीएंट्री व्हीकल है इसके पास क्षमता है अपने आप को लिफ्ट करने की, जो कि 90 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे भी अपने लिफ्ट से ट्रैवल कर रहा होगा और जो ग्लाइड एंगल है वो आप कंट्रोल कर पाओगे, जिससे कि जो एनिमी के एयर डिफेंस है उनको आप भेद रहे होगे। कंट्रोल सरफेस ऑफ फिन की बात करेंगे, जो स्मॉल एरोडायनामिक फ्लैप्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, कनार्ड आपको दिख रहा है। फ्लाइट ट्रैजेक्टरी को एक करेक्ट करेगा, स्टेबल रखेगा और जो एक इंटरनल रिएक्शन कंट्रोल है RCS वो भी यहाँ पे हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, जो कि पिच और रोल को कंट्रोल करेगा। जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है वो यहाँ पर जरूर दिया जाएगा क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो काफी ज्यादा रहेगा, उससे जो आपके बॉडी के अंदर के कंपोनेंट है वो अफेक्ट हो सकते हैं। उससे बचने के लिए जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है, शील्डिंग है, वो देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ जो शील्डिंग है हमने HSTDV के लिए बनाई हुई है, तो प्रॉब्लम उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे आएगा। कुछ जो शील्डिंग है वो इस तरह के व्हीकल पे भी हमने देखी थी, तो वो चीज यहाँ पे आती हुई दिखेंगी, जिससे कि वो इसको बचा कर रखेंगे। अगर जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री चला भी आता है तभी जो अंदर के कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो या फिर प्रोपल्शन यूनिट हो, वो सेफ रहेंगे। तो अभी ये इनिशियल डिजाइन है, ये प्रॉब्लम और भी रिफाइन होगा। ध्वनि के अंदर कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो रहेंगे, उनका एक स्टैंडर्ड का होना जरूरी है ताकि वो टेम्परेचर को, प्रेशर को झेल पाए हाइपरसोनिक स्पीड पे, तो वो चीज ध्यान में रखी जा रही होगी। जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स है वो इसके अंदर होंगे जो कि फोकस कर पाएंगे, अगर आप कोई कमांड देते हो तो उस कमांड को रिस्पॉन्ड कर पाए। तो मिशन कंप्यूटिंग एक पार्ट हो गया, जो फ्लाइट कंप्यूटिंग है वो सेकंड पार्ट है, फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, पाथ को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सेंसर का वहाँ पे काम करना वो जरूरी होगा। इस तरह के जो सेंसर है वो एम्प्लॉय किए गए होंगे। जो रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग है रेडार्स के लिए वो जरूरी है और जो कम्युनिकेशन बना रहे तो वो सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट रहेंगे। तो इन सबको सिक्योर रखना और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना हाइपरसोनिक स्पीड पे वो क्रूशियल रहेगा। होपफुली इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा होगा। उम्मीद ये है कि जो टाइमलाइन यहाँ पे देखी जा रही है, अनुमानित तौर पे देखी जा रही है 2029 तक का, अगर वहां तक ये बन जाता है तो आपके पास जो एक सुपीरियर एज है वो रहेगा, जहाँ पे इसके पास क्षमता रहेगी कि पूरी दुनिया में कहीं भी 12 से 15,000 किलोमीटर दूर कहीं भी आप स्ट्राइक कर पाओगे। इसके जो इंटीग्रेशन है वो आप स्पेस में भी कर सकते हो, सैटेलाइट पे वहाँ पे इंटीग्रेट करके वहां से जो लॉन्चिंग वो की जा सकती है और आप कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हो। सो वो चीज नहीं की जा सकती, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है इस तरह के वेपन को वहाँ पे इंटीग्रेट करने की वो भी काफी है, अगर जो रेगुलेशन है वो नहीं रहते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।